गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो से पहले मैंने आपको 17 वीडियो सॉल्यूशन के सेंड किए हुए हैं। फर्स्ट से लेकर 17 तक सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर था, जहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक के सारे ही टॉपिक मैंने आपको सीरियल वाइज क्या थे कंप्लीट करवा लिए थे। अब इससे पहले वाले वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम इस सॉल्यूशन के जो आपके एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, मैं आपको जनरल एक चीज़ बता दूं कि आप चाहे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जी की कर रहे हो, एडवांस के क्वेश्चनों को छोड़ दिया जाए कुछ कोई क्वेश्चनों को, तो बाकी अगर आप एनसीईआरटी की बुक और उसके सारे क्वेश्चन भी अगर लाइन टू लाइन कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एक्स्ट्रा किसी तरह की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप केवल अपना एक टारगेट बना लें कि जो आपकी बुक है उसकी लाइन टू लाइन आपको समझनी है और उसके जितने भी आपके मिड में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो या उसके चैप्टर के लास्ट में जो आपको एक्सरसाइज दे रखी हो वो सारे ही क्वेश्चन आपको क्या करना है, सोल्व करने होंगे। और जब आप इतना काम कर लेते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आप इजीली आपके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा इसमें आपको एक्स्ट्रा तैयारी की आवश्यकता होती नहीं है। जैसा कि आपको बताया जाता है कि है ना, एडवांस क्वेश्चन करते चलो, लेकिन आप पुराने पेपर उठा के देखें नीट के तो आपको पता चलेगा कि जनरली सारे ही क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक से मिलते हैं। ठीक, तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो आपका चैप्टर था उस चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले मैं एक बार पूरे ही चैप्टर को एक बार वापस बिल्कुल समझा रहा हूं और जो उसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो पहले तो मैं कहूँगा कि एक बार मेरे साथ साथ आप इसको समझेंगे और समझने के बाद आप इस पॉइंट्स को क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे या आप स्क्रीनशॉट लेके के फिर उसके बाद इसको फेयर करेंगे। ठीक है, केवल आप अगर इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखें तो इस सॉल्यूशन के सारे ही क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने जो सॉल्यूशन को डिवाइड किया था लगभग जनरली आपकी 3 कैटेगरी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सबसे पहले पढ़ा था हमने, सॉल्यूशन की कंपोजिशन के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में, सेकंड सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था और थर्ड हमने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में और चौथा जो लास्ट पॉइंट था आपका क्या था, वाटर फैक्टर के बारे में, जब डिस्यूशन या एसोसिएशन हो जाता है। अब कंसंट्रेशन के बारे में जनरल जितने भी आपके मैनुअल फॉर्मूले हैं मैंने एक साथ यहाँ लिखे हुए हैं, आप एक बार वापस को समराइज कर लें। मैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जैसा हमने माना था ए यहाँ पर क्या है, कोई 2 सब्सटेंस लिए हैं, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस जो कि होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं वही आपके क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। अब सॉल्यूशन जनरली बाइनरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में मैंने ए सब्सटेंस को लिया है और सॉलिड के रूप में यहाँ पर अपन बी को ले रहे हैं। जैसे कि ए के रेफरेंस से बात करें तो डब्ल्यू वेट के लिए होगा, तो डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का वेट हो गया, एम ए ठीक है मोलर मास हो गया किसका, सॉल्वेंट का। तो इसी तरह से बी है तो डब्ल्यू वेट को, एम मोलर मास को, एन मोल को, और एक्स ए और एक्स बी क्या होती है, ए और बी की मोल फ्रैक्शन होती है। तो ये टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूले के लिए काम में ली है। यहाँ पर हमने इस कंसंट्रेशन को 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला था है ना वेट बाई वेट जो यूनिट होती है वो, फिर आपने देखा था वेट बाई वॉल्यूम और फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैंने सभी के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को मिक्सअप किया है। तो पहले तो हमने परसेंटेज देखा था कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे लिखा जाता है। तो परसेंटेज का पहला था आपका वेट बाई वेट परसेंटेज। तो वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब हो जाता है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपने कितना सॉलिड ग्राम में घोला है, वो आपका क्या कहलाता है, वेट बाई वेट परसेंटेज कहलाता है। तो यहाँ पर आपका डब्ल्यू बी वही ध्यान रखें, बी क्या है, सोल्यूट है, तो सोल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन का वेट। तो सॉल्यूशन का वेट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर टोटल ए प्लस बी, यानी कि सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों का टोटल हो जाएगा इंटू 100/1, ये आपका हो जाता है वेट बाई वेट। सेकंड था वेट बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यहाँ पर हमने सॉल्वेंट को ml में लिया था, लीटर ml में, और उसको किस में लिया था हमने, ग्राम में। तो यहाँ पर 100 ml विलियम के अंदर सोल्यूबल जितने आपके सोल्यूट के ग्राम में वेट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाता है। तो वेट सोल्यूट का अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, इंटू 100/1। फिर आपका था वेट बाई वेट, यानी कि दोनों को ही हमने क्या लिया था, वॉल्यूम के रूप में लिया था। तो यहाँ पर सोल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में दोनों हो जाएगा VA प्लस VB इंटू 100/1। फिर उसके बाद आपका वेट यूनिट के अंदर ही हमने लिया था मोलेलिटी, यानी कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल मोल किसके, सोल्यूट के, वो इसकी क्या कहलाती है,
समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है NB क्या है, सॉल्यूट के मोल, किसमें प्रेजेंट है, WB, यहाँ पर ये ग्राम में होगा इसलिए मैंने इसको किसमें कन्वर्ट किया है, 1000 इसको मल्टीप्लाई किया तो kg में बन गया। तो 1 kg के अंदर, और यहाँ ध्यान रखें बार बार चीजों को लिखने की जरूरत नहीं। NB क्या होता है, सॉल्यूट की मोल, तो मोल क्या होता है, वेट अपॉन मोलर वेट। तो आप यहाँ पर WB अपॉन MB नीचे लिख सकते हैं इसको हटा के। तो वो आपका जनरली मैंने पहले जब पढ़ाया था सारी चीजें हमने बता रखी है। तो शॉर्ट में ध्यान रखने के लिए केवल आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स 1 kg सॉल्वेंट, ये उसकी क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। फिर था मोलरिटी, इसमें केवल डिफरेंस इतना ही था, वहां पर 1 kg सॉल्वेंट था, यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल ही क्या कहलाएगी, उसकी मोलरिटी कहलाएगी। ओके, फिर उसके बाद है एक नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का मतलब हो जाता है यहाँ पर मोल लिए थे, यहाँ पर क्या लेंगे हम, ग्राम इक्विवेलेंट वेट लिया जाता है। तो सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, एक था मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप किसी भी मोल फ्रैक्शन लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन होती क्या है, मोल फ्रैक्शन का मतलब हो जाता है कि जिसकी भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी होती है तो उसके मोल अपॉन नंबर ऑफ टोटल मोल, जितने भी आपके टोटल कितने मोल प्रेजेंट है उसमें से उस कंपोनेंट के कितने मोल हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर बी के रेफरेंस से सॉलिड की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो XB बराबर NB अपॉन टोटल मोल क्या हो गए, Na प्लस NB। ओके, और कई बार आपको क्या करता है W या B निकालने के लिए इस जनरल फॉर्मूले की आपको पता है, D यानी डेंसिटी बराबर क्या होता है, M अपॉन V, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो इनसे आपके जनरल 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। तो वहां पर आपको क्या करना है, लगभग आपको सारी वैल्यू दे दी जाती है और आपको क्या करनी है, रिपोर्ट करनी है, फिर आंसर निकाल लेते हैं अपन। ठीक, अब इसके NCERT की बुक में आपके जो क्वेश्चन है उनको वापस सोल्व करेंगे, तब इन फॉर्मूलों को वापस काम में लेंगे तो आपको दिमाग में रह जाएगा। सेकंड पार्ट था सोल्युबिलिटी के बारे में। सोल्युबिलिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सोल्युबिलिटी का मतलब हो जाता है कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी मौजूद होती है वो उसकी क्या कहलाती है, सोल्युबिलिटी कहलाती है। और फिर वहां पर हमने जनरली लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, क्योंकि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि है ना, लिक्विड सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है, गैस सॉल्यूशन होता है। लेकिन हमने सोल्युबिलिटी केवल लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हो गया यहाँ पर सॉल्वेंट क्या होगा आपका, लिक्विड होगा, और बाकी सॉलिड के रूप में गैस होगा, लिक्विड होगा और सॉलिड होगा। ठीक है ना। तो पहला वहां पर सोल्युबिलिटी देखी थी हमने गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी। गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी के लिए हमने एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का प्रयोग किया था। ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के बारे में आपको वापस बता दूं, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, एक कांस्टेंट टेंपरेचर के ऊपर सॉलिड की वह मात्रा जो कि एनटीपी पर वहां पर घुली हुई होती है, और उसका क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कहलाता है। तो वहां पर आपका एक रूल था कि गैसों की सोल्युबिलिटी को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर थे वहां पर एक टेम्परेचर था, ठीक है ना, नेचर था, सॉलिड और सॉल्वेंट का, और इसके अलावा जो मेजर फैक्टर हमने वहां पर पढ़ा था वो था प्रेशर। तो हेनरी ने गैसों की सोल्युबिलिटी के लिए एक लॉ दिया था, इसको हेनरी लॉ कहा जाता है। और हेनरी लॉ बड़ा सिंपल सा है, जो यहाँ पर लिखा हुआ P इक्वल KHXB। KH हेनरी कांस्टेंट होता है, XB गैस जो सोल्यूट है उसकी मोल फ्रैक्शन है, और P गैस का क्या है, पार्टली प्रेशर है। तो इससे आपका क्या होता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। यानी कि जब किसी गैस को आप किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं और सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो उस सॉल्यूशन के अंदर उस गैस का जो पार्टली प्रेशर होता है वो उसकी मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो P बराबर यहाँ पर KXB, ये आपका XB पता चल गया है, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है, और ये आपका क्या हो गया, पार्टली प्रेशर है, किसका, गैस का। ओके, फिर उसके बाद हमने लिक्विड की लिक्विड में और सॉलिड की लिक्विड में, इसका अर्थ ये हो जाता है कि दोनों लिक्विड होते हैं तो दोनों वोलेटाइल होते हैं। तो वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला है, और दूसरा है वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जो आपका सॉल्यूट है, तो नॉन वोलेटाइल को हमने किसमें डाला है, लिक्विड वोलेटाइल में डाला है। और यहाँ पर इसकी कंपोजिशन के लिए क्या काम में लिया जाता है, उनका प्रेशर काउंट किया जाता है। तो उसके लिए राउल्ट का एक लॉ था, राउल्ट का लॉ बड़ा सिंपल सा था, P जैसे यहाँ पर लिखा है PA बराबर P नोट A XA, या PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। यानी कि जब दो कंपोनेंट को आप मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन तैयार करते हैं, तो वहां पर उस सॉल्यूशन का जो प्रेशर होता है वह प्रेशर किस पर डिपेंड कर, सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट का पार्टली प्रेशर जो होता है वह उसकी मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। और प्रोपोर्शनल के लिए यहाँ पर क्या लिखा है आपने, P नोट A, ये आपका कांस्टेंट होगा, प्योर स्टेज में उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है, तो वह यहाँ पर आपका कांस्टेंट होता है टेम्परेचर के ऊपर, तो इसको आपने कांस्टेंट के रूप में प्रयोग किया। ठीक, और सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो राउल्ट के हिसाब से क्या हो जाता है, P इक्वल PA प्लस PB, यानी कि दोनों ही जो कंपोनेंट है उनके पार्टली प्रेशर का टोटल ही सॉल्यूशन का क्या होगा, आपका प्रेशर होगा। ओके, वहां पर अब आपने पहला दे दिया था PL, यानी कि लिक्विड सॉल्यूट इनटू लिक्विड, यानी कि लिक्विड को लिक्विड में घोला जाए।
तो वहां पर उसका सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, तो वहां पर हमने क्या किया था, P बराबर PA प्लस PB लिखा था। PA की जगह हमने क्या लिखा था, P नोड A XB प्लस P नोड B XB, और फिर हमने XA को रिप्लेस किया था 1 माइनस XB से, और उससे आपका लास्ट फॉर्मूला क्या आया था, P इक्वल टू XB, P नोड B माइनस P नोड A प्लस P नोड A। B सॉल्यूट का प्योर स्टेज के अंदर कांस्टेंट जो वेपर प्रेशर होता है वो है, और P नोट A सॉल्वेंट का प्योर स्टेज के अंदर जो है वेपर प्रेशर वो है। तो प्योर स्टेज में दोनों का वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है, तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन का जो आपका वेपर प्रेशर होगा, अगर जिसको मिलाया है वो सॉल्वेंट से ज्यादा वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर वह सॉल्वेंट से कम वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों की वेपर प्रेशर पर डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ से अब आप क्या अपन क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन निकाल सकते हैं किसके आधार पर, किसी भी एक मोल के फ्रैक्शन के द्वारा। जैसे आपको XB से आपको कंपोजिशन XB की जगह आप क्या लिख सकते हैं, वही NB अपॉन NA प्लस NB, और इससे आप क्या कर सकते हैं, एक का अगर आप ज्ञात है दूसरे अननोन का हम क्या कर सकते हैं, मोलिकुलर वेट वगैरह ज्ञात कर सकते हैं। ये तब जब लिक्विड को लिक्विड में सोल्यूबल किया जाए। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिस पर हमने सारी सोल्यूबिलिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी राउंडली की, वो क्या था, सॉलिड को अगर सोल्यूबल किया जाए किसमें, लिक्विड के अंदर। अब सॉलिड क्या होता है, तो नॉन वोलेटाइल होता है। इसका मतलब हो गया नॉन वोलेटाइल सॉलिड को आपने क्या किया है, सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को आपने मिलाकर क्या किया, सॉल्यूशन तैयार किया है। तो नॉन वोलेटाइल को जब आप करते हैं तो वहां पर राउंड का नेम क्या कहता है, डेल्टा P। ठीक है ना, P नॉट A XB, या आप यहां पर इसको नीचे लाते हैं तो ये आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बन जाता है, P नॉट A XB, यानी कि सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो आएगा वो किसके बराबर होगा, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ओके, यहां तक आपका किसके बारे में था, सोल्यूबिलिटी के बारे में। अब इस लो को हमने आगे लिया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए। इससे पहले हमने पढ़ा था राउंड के लो पे ही आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान रखिए उनके ग्राफ इंपॉर्टेंट है, 4 ग्राफ है, आइडियल का, नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव का, फिर उसके बाद लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है, ठीक है ना, और उसके बाद आपका जो है एलिवेशन ऑफ द बीपी है, और फ्रीजिंग पॉइंट का भी आपके आलेख यानी कि ग्राफ दे रखा है। तो उन ग्राफ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड में कई बार क्या होता है सीधा सीधा आपको क्वेश्चन ग्राफ पर आ जाता है। फिर नेक्स्ट था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, ठीक है ना, शुद्ध सॉल्वेंट जो होता है, प्योर सॉल्वेंट होता है, उसका वेपर प्रेशर जो होता है, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम आता है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्वेंट की लेयर सरफेस के ऊपर जमा हो जाते हैं, जिससे वेपरेशन की रेट घट जाती है। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर आता है, तो राउंड के हिसाब से किसके बराबर आ जाता है, XB के हिसाब से। आपको क्या इतना ही ध्यान रखना, अब XB का मान आप रख लोगे, क्योंकि XB बराबर हो जाता है NB अपॉन NA प्लस NB। और यहाँ पर हमने एक लिमिटेशन लगाई थी कि जो सोल्यूट है वो बहुत ही कम क्या हो, सोल्यूबल हो, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, NA प्लस NB होता है, तो NB को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो बच क्या जाता है NB अपॉन NA, और NB का मतलब हो जाता है WB अपॉन MB, और NA का मतलब हो जाता है WA अपॉन MA, और उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, मोलिकुलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आप यहीं से आप उसको चलोगे, ठीक है ना, उन सूत्रों को आपको याद रखने की जरूरत नहीं, केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि RLBT किसके बराबर होता है, XB के बराबर होता है। XB क्या होता है वो आपको पता है, वहाँ लिखा हुआ है जैसे मैंने। फिर दूसरा पॉइंट था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि सॉल्यूशन का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा सॉल्वेंट से ज्यादा आता है। क्यों, क्योंकि वेपरेशन की रेट क्या हो जाती है, घट जाती है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला था कि डेल्टा TB इक्वल टू KBM, और KB यहाँ पर क्या है, एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, और M मोलिलिटी है, और मोलिलिटी क्या होती है, तो मोलिलिटी ध्यान है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल सॉल्यूट के मोल, तो ये आपका मोलिलिटी का मान यहाँ रखेंगे, और जैसे रखोगे तो यहाँ से आपका MB आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF बराबर KF M होता है, सिमिलर है दोनों एक जैसे, ग्राफ जरूर ध्यान रखें इनका। और फिर हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में मैंने ऑस्मोसिस को समझाया, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर को समझाया। ऑस्मोटिक प्रेशर वह एक्स्ट्रा फोर्स होता है या प्रेशर होता है जो कि किसी ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक ले, ठीक है ना, और वह किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वहाँ पर हमने लॉ पढ़े थे, वान ऑफ बॉयल लॉ, वान ऑफ चार्ल्स लॉ, उन सभी लॉ को मिलाकर हमने सॉल्यूशन इक्वेशन बनाई थी, और इक्वेशन क्या थी, पाई इक्वल टू CRT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकांश न्यूमेरिकल आपको बोर्ड के एग्जाम में यहीं से मिलते हैं। और C यहाँ पर कंसंट्रेशन है, जो कि जनरली क्या है, मोलरिटी के
द्वारा जानी जाती है, तो N/V/RT होता है। ओके, फिर आपको Kb और Kf जो कि आपके मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो होते हैं उनकी वैल्यू थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से दी गई है। तो दोनों फॉर्मूले मैंने आपको लिखा रखे हैं, ये वापस लिख दिया मैंने। ये केवल सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा, सॉलिड का यहाँ पर कोई रोल नहीं होगा। तो Ma क्या होगा, मोलर मास होगा सॉल्वेंट का, R आपका कांस्टेंट है, T नॉट B क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा H क्या है, एंथैल्पी चेंज है किसके लिए, वेपराइजेशन के समय, इनटू 1000। इसी तरह से Kf के लिए क्या था, वो की सारी चीजें वो की हुई है, केवल डेल्टा H यहाँ पर वेपराइजेशन की जगह पर क्या था, फ्यूजन था। ओके, और यूनिट जो होती है वो होती है केल्विन केजी पर मोल होती है। फिर लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था क्वांटा फैक्टर के बारे में। क्यों किया था, क्योंकि जब आपका कोई राउंड लॉ का फॉलो ना करें, सॉलिड को डालें और सॉलिड क्या करें, डिसोशिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होने के कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो मोलर मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप ऑब्जर्व करते हैं वो आपका क्या होता है, वास्तविक जो होता है उससे अलग आता है, जिसको एबनॉर्मल मोलर मास कहा जाता है। और एबनॉर्मल मोलर मास को नॉर्मल कैसे ज्ञात करें, इसके लिए वांटा फैक्टर दिया था। तो वांटा फैक्टर होता क्या है, आई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। जैसे कि आपने TF निकाला है तो ऑब्जर्व TF कितना है, ओके, और थ्योरेटिकल कितना है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसी तरह से आपने पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो ऑब्जर्व कितना आया है और थ्योरेटिकल उसका कितना है, उन दोनों का जो आपका रेशियो आएगा वो किसके बराबर होगा, वांटा फैक्टर के बराबर हो जाता है। या वांटा फैक्टर इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व पार्टिकल इन सॉल्यूशन एंड थ्योरेटिकल पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन। और आई इक्वल टू हो सकता है क्योंकि जो ऑब्जर्व होता है उसको हमेशा ये इनसे जो भी आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे उसको आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो एबनॉर्मल किसमें बदल जाता है, नॉर्मल में। तो आई बराबर क्या हो जाता है, एम मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व। ठीक, फिर यहाँ पर दो कंडीशन थी कि आपका सॉल्यूट जो है वो 100% डिसोशिएट होता है या एसोसिएट होता है, या पार्शली डिसोशिएट या एसोसिएट होता है। तो जब 100% होता है तब मैंने कहा कि आपको जितना जो आपको फॉर्मूला दे रखा है उसके जितने आयन बनते हैं उनके टुकड़े करते हैं। अगर वह डिसोशिएशन होगा, ठीक है ना, डिसोशिएशन होगा तो आई की वैल्यू जो होगी वो 1 से ज्यादा होगी, और एसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू 1 से कम आएगी। ओके, तो वहां पर आपका डिसोसिएशन जब होता है, जैसे NaCl के 2 टुकड़े हो गए तो 2 हो गया आई का मान, वांटा फैक्टर का मान। लेकिन जब आपका पार्शली होता है, वहां ध्यान रखें, मैंने बताया कि जनरली वो क्वेश्चन जो आता है वो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स से आता है। तो वह कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टूटता नहीं, कॉम्प्लेक्स ही टूटता है, उसको एक सिंगल आयन माना जाएगा। ठीक है, उनके टुकड़े नहीं करें। जैसे K4 FeCl6 है तो K4 का मतलब K तो 4 हो गए, पर FeCl6 में ऐसा नहीं कि Fe1 और 6 आपके Cl हो जाएंगे, नहीं, FeCl6 1 ही होगा। तो कुल वहां पर कितने हो जाएंगे, वांटा फैक्टर का मान कितना हो जाएगा, 5/1। 1 के 5 टुकड़े हुए तो ऑब्जर्व 5, और I1 कितना था आपका, थ्योरेटिकल था, तो I का मान 5 आ जाएगा। फिर आपका जब डिसोसिएशन होता है तो वहां पर आपका सिंपल है कि डिसोसिएशन से पहले वो 1 मोल था, डिसोसिएशन के बाद क्या हो गया, अल्फा डिसोसिएट हुआ तो 1 माइनस अल्फा, तो वह डिसोसिएट हुआ और n अल्फा प्राप्त हुए। तो I इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और एसोसिएशन के समय क्या होगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा अपॉन n। ठीक है ना। तो इस पूरे टॉपिक को मैंने आपको शॉर्टली एक बार वापस आपको ब्रीफ में क्या किया है, समझा दिया है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, और जो भी आपकी फैक्टर्स है जो मैंने यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसके साथ आप केवल 3 जो ग्राफ है आप वो भी इसके साथ अटैच कर लें। और अगर आप एक बार समझने के बाद एग्जाम पर केवल आप इन्हीं चीज़ों पर फोकस करते हैं और इनको दिमाग में रख लेते हैं तो आपका जो बोर्ड का न्यूमेरिकल है वो भी हो जाएगा और जनरल क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, इसको नोट कर लें, ठीक, या आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अपन करने वाले हैं एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन आपके उनको सीरियल से करेंगे 1 बाय 1 करके। ओके, उतारो। चलो हम स्टार्ट हो जाओ। आपकी एनसीईआरटी की बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैं यहाँ पर सोल्व कराने वाला हूँ। उससे पहले मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और कहाँ से क्या वैल्यू पुट करनी होती है आपको। अब देखो, पहला जो न्यूमेरिकल आपको दे रखा है इसमें मैं बताता हूँ थ्योरेटिकल पार्ट के वो क्वेश्चन जो है उनको आपको थ्योरेटिकल है उनको आपको नोट्स के द्वारा कंप्लीट कर लेना है और हो जाएंगे, क्योंकि आपने सारी चीज़ समझ ली है। अब मेन जो चीज़ है कि इससे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है ना, अभी किसी भी एग्जाम में तो सॉल्यूशन से अधिकार से क्या पूछे जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल्स वैल्यू पूछी जाएगी। तो न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल ले रहा हूँ 2.4 जो दे रखा है आपका, चिप 68 वेट बाई वेट परसेंटेज कंसंट्रेट HNO3 सॉल्यूशन है, यानी कि 68 वेट परसेंटेज में आपका क्या है, कंसंट्रेट HNO3 का सॉल्यूशन दे रखा है।
और डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 1.50 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द एसिड। तो आपको एसिड की मोलरिटी निकालनी है। तो सबसे पहली चीज मैंने हमेशा कहा है कि जब भी न्यूमेरिकल हो तो क्या निकालना, वहीं से आप रिवर्स चलें। तो सबसे पहली चीज आपको क्या निकालनी है, आपको मोलरिटी निकालनी है। तो मोलरिटी इक्वल क्या हो जाता है, N/V इंटू 1000। सही है ना भाई। 1 लीटर के अंदर उपस्थित सॉल्यूट के मोल उसकी क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल चाहिए किसके, HNO3 के सॉल्यूट के, और वॉल्यूम चाहिए। न तो यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है और न यहाँ पर आपको है ना मोल दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, अगर एन की वैल्यू, मोल क्या होता है, सॉल्यूट का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होगा ना मोल, भार बटा अणु भार। अब WB, तो यहां पर आपको क्या दिया गया है 68%, 68%, यानी कि 60 ग्राम HNO3 डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है देखा। तो अब आपके पास वेट कितना हो जाएगा यहाँ पर 68, तो N इक्वल क्या हो गया 68, और MB HNO3 का मोलर मास, तो HNO3 का मोलर मास आप निकालेंगे तो 1 + 14, 60 × 3 48, तो यह आ जाएगा आपका 63 ग्राम। तो मोलिकुलर वेट कितना हो गया 68। अब आप इसको डिवाइड कर लें तो यह आ जाएगा आपका लगभग 1, एक बच गया पास तो 1.08 के आसपास आपको क्या मिलेंगे, मोल हो जाएंगे। तो एन की वैल्यू आ गई। अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए क्या दिया गया है आपको, तो आपको पता है डेंसिटी दे रखी है, ये होता है M/V। M का मतलब यहाँ पर मास है ना, वेट्स है। तो आपको क्या निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा M/D। M कितना है 100, सॉल्यूशन का M वेट कितना दे रखा है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है 1.50। डिवाइड कर ले इसको तो ये आ जाएगा 66.66 ml। ओके, तो ये आपका V आ गया। अब आपके वैल्यू रखनी है, तो M इक्वल क्या हो गया, मोल कितने हैं आपके, नंबर ऑफ मोल निकाले 1.08 अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया 6.66 ml इंटू 1000/1। चलो सॉल्व कर लो इसको। आ गया आंसर, कितना आया, अरे लगभग आएगा 16.24 मोल पर लीटर। चलो उतारो, क्लियर है। मोलरिटी के लिए आपको पहले क्या निकालना था, मोल। तो मोल होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट यहाँ पर आपको क्या देगा 68 × 100 ग्राम, तो 68 हो गया आपका सोल्यूट का वेट अपॉन MD 63 आया। इससे आगे आपके नंबर ऑफ मोल, और यहाँ पर डेंसिटी से हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, दो फॉर्मूले काम में लिए और आपकी मोलरिटी आ जाती है। चलो उतारो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लगभग वैसे ही है सेम जो आपने अभी पहले वाला क्वेश्चन किया था। देखो क्या रहेगा इसमें, 10% वेट बाई वेट एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। आपको 10% वेट बाई वेट का कंपोजिशन पर क्या दे रखा है, ग्लूकोज सोल्यूशन दे रखा है। कैलकुलेट द मोलिलिटी, आपको मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है, एंड मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट। सोल्यूशन के जो कंपोनेंट दोनों है, एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर प्लस ग्लूकोज है, तो दोनों की आपको मोल फ्रैक्शन डिसाइड करनी है। और इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, अगर आपको विलयन का जो घनत्व दे रखा है 1.2, डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.2 ग्राम पर लीटर, तो आपको उसकी मोलरिटी ज्ञात करनी है। यानी कि आपको इसमें से क्या क्या निकालना है, एक तो आपको कैपिटल M निकालना है, एक स्मॉल m निकालना है, और एक आपको x ग्लूकोज और x H2O, ये चार चीजें आपसे पूछी गई। ठीक है भाई।
कौन कौन सी चीज पूछी गई है? एक तो आपको मोलेरिटी पूछी गई है, एक मोलेलिटी पूछी गई है, और एक आपसे क्या पूछा गया है, ग्लूकोज और H2O की मोल फ्रैक्शन क्या होगी। समझ आ गया? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप निकालेंगे अपन मोलेरिटी, मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलेरिटी क्या हो जाएगा, NB अपॉन WA इंटू 1000/1, क्योंकि मोलेरिटी क्या कहते हैं, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंस मोल क्या कहलाती है, उसकी मोलेरिटी कहलाती है। तो यहाँ पर अब आपको क्या दे रखा है, NB, एक तो आपको नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और यहाँ पर किसका चाहिए, सॉल्वेंट का वेट कितना है। तो देखें यहाँ पर आपको पहले तो क्या निकालना है, NB यानी कि मोल किसकी, ग्लूकोज की। तो जैसा पहले था वैसे ही है, 10% दे रखा है W/W, इसका मतलब 10 ग्राम क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज है। आ रहा समझ में? ठीक। और 100 ग्राम में घुला हुआ है, तो क्या ध्यान रखें कि सॉल्यूशन का वेट यहाँ पर 100 ग्राम है। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, सॉल्वेंट का वेट। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम, यानी कि 90 ग्राम सॉल्वेंट है और 10 ग्राम उसमें क्या है, ग्लूकोज है। तब जाके आपके क्या हुआ, 100 ग्राम हुआ, और 100 ग्राम में प्रेजेंट आपके, ठीक है ना, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, 10% का। तो 10% का मतलब क्या हो जाता है, 10 ग्राम को 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, 10 तो खुद ग्लूकोज हो गया, और उसके बाद 90 क्या बच रहा है आपका, वाटर बच रहा है। ओके, तो NB यहाँ पर क्या हो गया आपका, NB निकालने के नंबर ऑफ मोल्स, तो वेट कितना है, 10 कंप्लीट। ये तो हो गया आपका वेट। अब उसका मोलिकुलर वेट, तो ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट ध्यान है 180 होता है, निकालोगे तो 180 कंप्लीट। ये कितना हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो 0.055 आपका यह आएगा। ओके, अब आपको चाहिए WA, तो WA यहाँ पर कितना है, 90। ओके, वैल्यू रख देते हैं, तो M इक्वल क्या हो जाएगा, 0.0555 अपॉन 90 इंटू 1000/1। अब इसको सोल्व कर लो। तो ये आएगा आपका सोल्व करने के बाद 0.617 मोल पर केजी। ये तो आपकी मोलिलिटी आ गई। आगे समझ में, मोलिलिटी के लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो 10 इंटू 10 आपका डिजोल्व किसमें है, 100 सॉल्यूशन में है, 100 ग्राम में। तो वहां पर आपका 10 तो ये हो गया, और वेट और मोलिकुलर वेट कितना है, 180। ओके, और WA यानी कि सॉल्वेंट का वेट कितना है, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, 90। तो ये 90 आपको यहाँ पर रख दिया, और ये आगे क्या आ गई। अब बात करते हैं मोलरिटी की। जैसा पहले किया पहले वाले क्वेश्चन में, तो मोलरिटी के लिए क्या करेंगे, तो N इक्वल क्या हो जाता है, N/B इंटू 1000/1। क्लियर है? यहाँ N क्या है, मोलरिटी के लिए, ठीक है, 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंस सोल्यूट के मोल। तो N क्या है यहाँ पर, सोल्यूट के मोल यानी कि NB है, और सोल्यूट के मोल कितने हैं, हमने ऊपर निकाल रखे हैं 0.0555, ये मोल प्रेजेंट है। ठीक है ना, मोल तो वही रहेंगे। अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए आपके पास का फॉर्मूला है M/D, यही है ना, D बराबर M/B होता है। तो आपका यहाँ पर D बराबर क्या हो गया, M/मास अपॉन डेंसिटी। अब यहाँ पर आपका सॉल्यूशन का मास चाहिए, तो सॉल्यूशन का मास कितना है, तो आपका सॉल्यूशन का मास 100% दे रखा है। तो सॉल्यूशन कितना है पता चला, 100 ग्राम। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, 100, और डेंसिटी कितनी है, 1.2। क्लियर? अब ये वैल्यू दोनों बाहर रख लेते हैं, तो N इक्वल क्या हो जाएगा, N555, ये वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर। B 100, इसको ऊपर ले लूँ, तो ये 100/1.2 है, इसको ऊपर ले लिया, इंटू 1000/1। सोल्व कर लेंगे इसको, तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.667 मोल पर लीटर। ठीक है भाई, उतारो इसको। अब कौन सा फैक्टर बच रहा है आपका, थर्ड पार्ट।
आपको प्रत्येक कंपोनेंट की क्या निकालनी है, मोल फ्रैक्शन याद करनी है। तो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं इसकी। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जैसे ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन क्या होगी, तो ग्लूकोज के मोल अपॉन टोटल मोल। इसी तरह से H2O की क्या हो जाएगा, तो H2O के मोल अपॉन टोटल मोल। या तो उतारो इसको, ठीक है। उतारने का मतलब या तो आप उतार ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। बेटा तू मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं हम। चलो अब आपको क्या निकालना है, X C6H12O6 और X H2O, ये दो चीजें याद करनी है। तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाता है आपका, नंबर ऑफ मोल किसके, ग्लूकोज के, एन अपॉन टोटल C6H12O6 प्लस N H2O। नेक्स्ट इसी तरह से N H2O अपॉन N C6H12O6 प्लस N H2O, यही होगा ना, H2O के मोल अपॉन टोटल मोल। अब आप देखें ग्लूकोज के मोल कितने हैं, तो 10% था, तो इसका वेट कितना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 180। और इसी तरह से H2O के मोल कितने हैं, तो H2O के मोल वेट अपॉन, तो कुल 100 आपका सॉल्यूशन का वेट था, तो H2O का वेट कितना था 90, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है, तो ये तो आपका आया था 0.0555 और ये हो जाएगा आपका 5.0। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, टोटल मोल 5.0555, क्या इसको एक और 555, ये आपके टोटल मोल है। तो एक्स ग्लूकोज की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो इसके मोल कितने हैं 0.0555 अपॉन टोटल मोल कितने हैं। इसी तरह से यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो H2O के मोल कितने हैं 5 और टोटल मोल कितने हैं, आगे दोनों के मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, अब दोनों के सोल्व कर लो तो आ जाएगा इसमें। तो ये आ जाता है आपका 0.011 और ये आ जाएगा आपका 0.99। ओके, और दोनों को प्लस करने के लिए लिखा आ जाएगा वही बना जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उतारो उतारो इसको। चलो भाई, तीसरा न्यूमेरिकल ले रहे हैं अपन। अब तक जो दो न्यूमेरिकल किए थे बड़े आसान से न्यूमेरिकल थे, ठीक है, इसमें थोड़ा मजा आएगा। अब देखो न्यूमेरिकल का 2 क्या कह रहा है, इफ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, the number of moles both equal present, how many 0.1 m HCl required in ml for completely react with mixture। पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 ग्राम आपको क्या दे रखा है, मिक्सचर दे रखा है, किसका Na2CO3 प्लस NaHCO3। इस मिक्सचर का वेट कितना है 1 ग्राम, और ये क्या कह रहा है कि आपको एक सॉल्यूशन और दे रखा है जो किसका है 0.1 m HCl का सॉल्यूशन, यानी 0.1 मोल 1 लीटर में घुले हुए। उस सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी ml में आवश्यक होगी, रिक्वायर होगी इससे कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए, यानी कि HCl की इस मिक्सचर से क्रिया कराए अपन, रिएक्शन कराए, तो रिएक्ट करने के लिए आपको इसका कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, उसके लिए कितने मिलीलीटर इस सॉल्यूशन को लेना पड़ेगा, यानी कि ये 0.1 m HCl का क्या है एक्वा सॉल्यूशन है। ठीक, तो यानी कि इस मिक्सचर के साथ HCl की रिएक्शन कराएं तो कितना HCl आपको जरूरत पड़ेगी या रिक्वायर होगी, वह सॉल्यूशन कितना है 0.1 HCl की कंसंट्रेशन का आपको सॉल्यूशन दिया गया है। अब आप देखें, अगर आप कंप्लीटली रिएक्शन कराते हैं तो जैसे कि Na2CO3 का 1 मोल लें
और NaHCO3 का भी 1 मोल लें और इसकी रिएक्शन कराते हैं अपन HCl से। ठीक, तो आप पहले तो रिएक्शन कंप्लीट कर लें। रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको स्टोइकोमेट्री लगाना पड़ेगा 2, तो ये हो गया आपका 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 और यहाँ पर हो जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि 1 मोल Na2CO3 की कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए आपको कितनी जरूरत पड़ती है, 2 मोल HCl। और बाइकार्बोनेट की 1 मोल के साथ रिएक्शन करने के लिए आपको कितनी जरूरत पड़ती है, अगर दोनों ही 1-1 मोल हो मिक्सचर में, लेकिन आपको पता नहीं दोनों का मिला के 1 ग्राम दे रखा है। अब इसमें कितना मोल का Na2CO3 है और कितना मोल आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो सबसे पहले 1 ग्राम के अंदर प्रेजेंट सोडियम कार्बोनेट के मोल कितने हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल कितने हैं वो निकालने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं अपन। सपोज आपका टोटल जो है वो 1 ग्राम है, ठीक है। 1 ग्राम मिक्सचर में माना कि x ग्राम क्या है, Na2CO3, तो देन NaHCO3 कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में x ये है तो ये कितना हो गया आपका 1 माइनस x ग्राम। ठीक, अब देखें Na2CO3 के मोल कितने हो जाएंगे, तो वेट कितना है x और मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा Na2CO3 का, तो Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें तो ये हो गया आपका 23 46 हो गया। ठीक है ना, 46 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है ना भाई, तो ये 106, ये कितना हो जाएगा आपका 106, ये मोल प्रेजेंट है। ओके, और दूसरी चीज सेकंड आपका क्या है, NaHCO3 के कितने मोल है, NaHCO3 के मोल ये कितने हो जाएंगे 1 माइनस x अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें तो ये 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 48, ओके, तो 60, तो ये हो गए और ये आपके 24, तो ये कितना हो गया आपका 84। ओके, क्वेश्चन वापस समझा दूं मैं। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि आपको एक मिक्सचर दिया गया है सोडियम कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट का, जिसका वेट कितना है 1 ग्राम है। इस 1 ग्राम मिक्सचर के साथ आपको HCl की रिएक्ट करवानी कंप्लीटली, और वो रिएक्शन क्या है आपकी, HCl का जो कंसंट्रेशन दे रही है वो कितनी है 0.1 है, तो 0.1 m का सॉल्यूशन है और उससे आपको इस मिक्सचर को पूर्णतः रिएक्शन करवानी है। तो आपको इस सॉल्यूशन की HCl के सॉल्यूशन की कितनी मिलीलीटर की रिक्वायर होगी। ओके, तो मैंने कहा ना कि आपकी कंप्लीट रिएक्शन अगर करवाते हैं अपन थ्योरेटिकल, तो क्या होता है 1 मोल अगर Na2CO3 प्रेजेंट है तो उसके लिए 2 मोल आपको HCl चाहिए, ठीक, और इसकी कंसंट्रेशन भी क्या चाहिए आपको 2 मोल का मतलब 1 m का सॉल्यूशन हो, और ये आपका NaHCl है तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए आपको 1 मोल HCl की जरूरत पड़ती है। लेकिन अब आपको पता नहीं कि मिक्सचर में कितने मोल Na2CO3 के और कितने मोल NaHCO3 के हैं, तो आपको वेट दे रखा है, तो मैंने कहा 1 ग्राम मिक्सचर है और उसमें x ग्राम क्या प्रेजेंट है Na2CO3 है, तो Na2CO3 तो x ग्राम हो गया, तो बचा कौन है NaHCO3, वो कितना हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम, तो वेट तो आ गया इसका x और इसका आ गया 1 माइनस x, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका 106 और इसका कितना होता है कंप्लीट। अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, यहां तक उतारना है, तो x बराबर यहां पर क्या आ गया आपका 0.558, ओके। x क्या माना था हमने, Na2CO3 का वेट माना था। अब आपको क्या निकालना क्या है, दोनों के मोल कितने हैं 1 ग्राम के अंदर, Na2CO3 के मोल कितने हैं और NaHCO3 के मोल कितने हैं। तो मोल के लिए आपको क्या चाहिए था, वेट चाहिए था, और वेट के बाद आप मॉलिक्यूलर वेट का जब डिवाइड करोगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर x जो आया है, तो x हमने किसको माना था Na2CO3, तो Na2CO3 का वेट कितना आ जाता है W Na2CO3 कितना हो गया 0.55
8 और NaHCO3 का वेट कितना हो जाएगा, तो W NaHCO3 का कितना हो गया 1 माइनस 0.558 इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसमें से तो 0.442 ग्राम। ये तो आ गया आपका वेट, 1 ग्राम के अंदर ये इतना प्रेजेंट है और ये इतने ग्राम प्रेजेंट है। अब दोनों के मोल कितने हैं, तो Na2CO3 के मोल कितने हो जाएंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना है 0.558 और ये कितना हो जाता है आपका, निकाला आप लोगों ने 106। और इसी तरीके से NaHCO3 के मोल कितने हो जाते हैं, तो कितने हो जाएंगे 442 तो वेट है और 84 यहाँ पर क्या है इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक, अब आप इसे डिवाइड करें तो डिवाइड करेंगे तो दोनों के मोल आएंगे, लेकिन दोनों के मोल क्या आएंगे इक्वल, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है दोनों के इक्वल होते हैं। तो आपका आंसर आएगा इसका 0.00526 और यहाँ पर भी आएगा 0.00526, यानी कि 1 ग्राम मिक्सचर के अंदर Na2CO3 के इतने मोल हैं और उतने ही मोल आपके किसके हैं NaHCO3 के हैं। ओके, पर वो क्या पूछ रहा है, अब इस इतने मोल के लिए आपको कितना HCl की जरूरत होगी, किसके लिए 0.1 m HCl के सॉल्यूशन की। तो आपने वहां देखा रिएक्शन में कि कितने जरूरत पड़ती है, तो Na2CO3 के लिए आपके कितने 1 मोल के लिए कितने चाहिए आपको HCl, 2 मोल HCl। 1 मोल के लिए कितना चाहिए 2 मोल, तो इतने मोल के लिए कितना चाहिए, तो 2 × 0.00526, एक के लिए 2, तो अब आपका यहाँ पर क्या है इतना मोल प्रेजेंट है, मोल एक नहीं है 0.00526 ही है, तो कितनी जरूरत पड़ेगी इतनी। इसी तरह से NaHCO3 के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, तो 1 मोल के लिए 1 मोल ही चाहिए था वहां पर, तो ऐसी स्थिति में 1 × 0.00526 हो जाएगा। अब मिक्सचर के लिए कितना होगा, तो मिक्सचर के लिए क्या हो जाएगा 2 × 0.00526 प्लस 1 × 0.00526, ये आपके मिक्सचर के लिए रिक्वायर्ड HCl की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लें। .00175 मोल HCl की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो आपको पता है वॉल्यूम निकालने के लिए मोलरिटी देनी थी उसने, n इक्वल टू क्या होता है मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स n अपॉन V इंटू 1000। ओके, मोलरिटी कितनी, अब आप V निकालेंगे इससे, तो V बराबर क्या हो जाएगा n अपॉन m मोलरिटी इंटू 1000/1, तो V इक्वल टू n कितना है यहाँ पर 0.001575 और मोलरिटी कितनी है 0.1 इंटू 1000/1। अब इसको आप सोल्व कर लें। तो इसका आंसर आ रहा है 157.8 m। मल्टीप्लाई करके क्यों। ओके, ये आपका क्वेश्चन है ना, थोड़ा मजेदार क्वेश्चन था क्या इसमें कि आपको एक विषय दिया था 2 कंपोनेंट का, जिसमें सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट था, 1 ग्राम कुल वेट था, तो दोनों का मिलाकर वेट दे रखा है, दोनों का अलग अलग वेट आपके पास नहीं है। तो पहले तो हमने दोनों का अलग अलग वेट किया और वेट करने के बाद हमने उसके बना लिए मोल बना दिए। अब आपको रिएक्शन के द्वारा पता चला कि 1 मोल के लिए 2 मोल HCl Na2CO3 के लिए और NaHCO3 के 1 मोल के लिए 1 मोल HCl की जरूरत पड़ती है। तो एक मोल हो तो इतना HCl चाहिए, पर आपके पास मोल कितने हैं, इतने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मिक्सचर के अंदर मोल कितने हो गए ये। तो इस मोल मिक्सचर के लिए आपको कितना वॉल्यूम जरूरत पड़ेगी, तो मोलरिटी दे रखी है 0.1 दे रखी है ना, 0.1 m का HCl है, तो मोलरिटी आपको दे रखी है, n आपने निकाल लिया है, वॉल्यूम इससे आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 156.5 ml। ओके, कंप्लीट कर लो इसको।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7। क्वेश्चन में दिया है इट मिक्स 300 ग्राम 25% वेट बाय वेट सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम 40% वेट बाय वेट सॉल्यूशन। फाइंड आउट द वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ मिक्सचर। आपको टोटल मिक्सचर की क्या निकालनी है, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालनी है। क्या किया इसने, दो मिक्सचर लिए ए और बी। एक मिक्सचर क्या था 25% वेट बाय वेट का था और कितना लिया उसने 300 ग्राम। तो 25% वेट बाय वेट का मतलब क्या हो जाता है 25 ग्राम को 100 ग्राम सॉल्वेंट में घोला गया है। तो 100 ग्राम के अंदर 25 है, तो आपने कितना लिया है 300 ग्राम। दूसरी चीज है 400 ग्राम लिया 40% का, तो ये भी वही है 100 ग्राम में आपने कितना लिया है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम का 100 के अंदर है तो 400 ग्राम में कितना परसेंट हो जाएगा। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं उसमें मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100/1। यही होता है वेट बाय वेट परसेंटेज, मैंने लिखा हुआ है ना। ये सॉल्यूट का मास है और वेट है और ये क्या आपका टोटल है। हो गया। अब यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए ए पहले वाला 300 ग्राम है और कितना है 25%, तो कितना मास हो गया इसका पहले वाले में सॉल्यूट का। सॉल्यूट ए जो सॉल्यूट है उसका मास कितना हो जाएगा 100 में 25 है 300 कितना हो गया, आसान है। और बी 400 इंटू 40/100 इजिकल टू कितना हो गया 160 ग्राम। और टोटल सॉल्यूट का मास दोनों को मिला दिया आपने, टोटल सॉल्यूट का मास कितना हो गया 160 प्लस 235 ग्राम। ये तो आपका सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन में आपने 300 ग्राम एक लिया और 400 ग्राम एक लिया, तो 300 प्लस 400 इक्वल टू कितना हो गया 700 ग्राम। अब वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा 235 अपॉन 700 इंटू 100। 3 बार गया 21, 2 बचे 4 बज गए, फिर 5 बज गए 33.57%। ये आपका सॉल्यूशन का क्या होगा वेट बाय वेट परसेंट होगा। बोलो आ गया समझ में, ठीक है ना। ये तो सॉल्यूट हो गया। और अगर आपसे सॉल्वेंट यानी कि वाटर कितना है तो 100 में से क्या कर लेंगे इसको माइनस कर लेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो किसका हो जाएगा, तो हो गया सॉल्यूट और बाकी का क्या बच गया आपका सॉल्वेंट। दोनों को मिला के तो आपका क्या बनता है सॉल्यूशन वेट में। ओके, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग के करवा दी है न्यूमेरिकल, ठीक। अब रेस्ट जो आपके न्यूमेरिकल बच रहे हैं इस चैप्टर के वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आपको सेंड करूंगा तो आपको बाकी के जो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं या न्यूमेरिकल बच रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लें और इस न्यूमेरिकल को आप क्या कर लें कॉपी कर लें, ठीक है। और आगे बने रहने के लिए आपको क्या करना है याद है, क्या करना होता है आगे बने रहने के लिए, है ना भाई। शेयर कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, और नोटिफिकेशन मिलेगा तो तुरंत आपको जैसे ही वीडियो आता है तो आपकी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। ओके, चलो बाय।